ए बच्चा बाड़ी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का क्लास हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर। ठीक है, तो हूबहू इसी टाइप से क्वेश्चन पूछने वाला है तुम्हारा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची द्वारा मॉडल पेपर निकाला गया है। सो हम लोग इसी को करेंगे। ठीक है ना? हाँ, देखना तो किसी टाइप से तुम्हारा रहने वाला है एग्जाम में। यही क्वेश्चन नहीं रहेगा बट इसी टाइप से रहेगा। ठीक है, आप देखो तुम्हारा एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक, क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th का है। और क्लास 10 का है तुम्हारा गणित। ठीक है, मैथ का करने वाले हम लोग। और 80 नंबर का तुम्हारा एग्जाम में रहेगा 3 घंटा के लिए। ठीक है, तुम्हारा 4 खंड में रहने वाला है तुम्हारा, खंड ए, खंड बी, खंड सी। ठीक है ना? तुम्हारा खंड ए में तुम्हारा 30 क्वेश्चन रहेगा। समझ, तुम्हारा 52 प्रश्न रहने वाला है। ठीक, तुम्हारा खंड ए में तुम्हारा 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एक एक नंबर का रहेगा 30 क्वेश्चन। समझो, एक एक नंबर का रहेगा 30 क्वेश्चन तुम्हारा। हाँ, तुम्हारा 31 से 38, ठीक है, 31 से 38 क्वेश्चन के अंतर्गत तुम्हारा 2-2 नंबर का रहेगा। ठीक है, और तुम्हारा 39 से 46 3-3 मार्क्स का रहने वाला है। और लास्ट हो गया तुम्हारा 47 से 52। ठीक है, 52 क्वेश्चन रहेगा और 47 से 52 में तुम्हारा 5-5 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो कभी भी एग्ज़ाम में तुम पीछे से बनाना है। ठीक है, पहले 5 नंबर बनाना, 5 नंबरिया, उसके बाद तुम 3 नंबरिया बनाना है तुम्हें, फिर 2 नंबरिया। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अधिक समय लगता है। ठीक है, तुम्हारा एक एक नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसमें था ना, उसमें है तो क्वेश्चन आसान, बट उसको कैलकुलेशन करने में, जोड़ घटाव करने में थोड़ा सा तुम्हें समय लग सकता है। तो तुम्हारा लास्ट का जो क्वेश्चन है 5 नंबर वाला छूट जाएगा। ठीक है, सो ध्यान देना, सबसे पहले 5 नंबर का बनाना, 5 नंबरिया, फिर 3 नंबरिया, 2 नंबरिया, फिर लास्ट में 1 नंबरिया को टच करना है। समझो। और तो हम लोग मॉडल जो हमारा मिला है, किस टाइप से हमारा एग्जाम में रहेगा क्वेश्चंस, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन। समझो, 30 क्वेश्चन है तुम्हारा। एक सेकेंड। तो कह रहा कि जेड स्क्वायर माइनस 64। ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस 64 कह रहा कि के शून्यक है कि इन ऑप्शन में से तुम्हें बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, मतलब कि MCQ क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हें टिक मारने वाला रहेगा 30 क्वेश्चन। तो कह रहा कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही है तुम्हारा यहाँ पे। तो शून्यक मतलब कि अगर शून्यक मतलब जीरो, कि जेड का मान पे हम यहाँ पे कौन सा संख्या बैठावे कि जीरो हो जाए, पूरा कैलकुलेट करने पे पूरा जीरो हो जाए। सो ध्यान दो, तुम्हारा 64 है ना, तो यहाँ पर 64 होना चाहिए। तो स्क्वायर ऊपर, तो किसका स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। देखो 8 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 में से तुम 64 घटाओगे, जीरो हुआ नहीं हुआ। तो 8 का स्क्वायर, 8 का 64, 64 में से 64 गया तुम्हारा 0, जीरो। तो ऑप्शन हमारा ए हमारा राइट हो गया क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। समझो। और दूसरे क्वेश्चन देखो, करा दिए गए बिंदुओं P 0,6, बिंदु Q 7,0 एवं बिंदु R जो है 5,0 में कौन बिंदु जो है एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, मतलब इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, काटता है, कट कर लगाता है। इन तीनों बिंदुओं में से कौन सा है। तो आओ थोड़ा सा प्लॉट करते हैं हम लोग ग्राफ पर इस बिंदु को। तो ये रहा। तो इसको बोलते हैं अपन एक्स एक्सिस ना, इसको इधर एक्स डैश, इधर माइनस वाला होता है और इधर पॉजिटिव में होता है। ठीक है, यहाँ पे वाई और इधर पे वाई डैश। और जो बिंदु जो है इधर की बीच वाला, उसको मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन। और तो हमारा प्लॉट करते हैं 0,6, 0,6 कहाँ पे होगा, यानी एक्स 0 और वाई हमारा 6 है। 0,6 यानी कि 0 तो यहाँ पे है और वाई पर 6 जाना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लगभग आएगा। ठीक है, तो पी जो बिंदु है 0,6 है। ठीक, और इधर देख लो कि 7,0, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा तुम्हारा 7 लगभग में, 7,0। समझो। और फिर ये हमारा क्यू है ना, हाँ बिंदु क्यू है। लास्ट हमारा आर 5,0, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स पर कितना 5 और वाई पर 0। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा 5, 1 2 3 4 5, तो आर है ना, हाँ आर 5,0। ठीक है, सभी पॉइंट को मिला दो फिर। तो ये रहा, मिल गया यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे मिल गया। समझो,
दिक्कत है। तो कह रहा है कि एक्स अक्ष पर कौन कौन सा बिंदु जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, कट लगा रहा है। देखो यहाँ पे कट लग रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे कट लग रहा है और एक यहाँ पे कट लग रहा है। तो कौन कौन सा पॉइंट है, तो हमारा आर पॉइंट एक है, ठीक है, देखो यहाँ पे आर पॉइंट है और तुम्हारा क्यू पॉइंट है। और आर और क्यू देख लो फिर, आर और क्यू ये रहा तुम्हारा। तो बोथ पॉइंट्स जो है क्यू और आर दोनों लगेगा, दोनों क्यू और आर दोनों कट लगा रहा है यहाँ पे, समझो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखो क्या कर रहा है फिर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है कि दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्याएं हो सकती है, ठीक है। तो दो सम संख्या लेना हमें, ले लेते हैं भाई, मान लेते हैं एक लेते हैं 4 और एक लेते हैं 6। तो इसके अंदर इसके बीच में कितनी विषम परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो इसमें ना बहुत सारा विषम तुम्हारा परिमेय संख्या होगा। कैसे, देखो परिमेय संख्या कहा जाए तो हम लिख सकते हैं ना 0.000001, ये भी क्या है परिमेय संख्या। 4.001 तुम्हारा 4.000001, ये सब सारे क्या है विषम, इसे ये सब सारे क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें कहीं भी तो विषम संख्या आएगा ही ना आएगा इसमें, तो बहुत सारे हो जाएंगे तुम्हारा, ठीक है, इन्फिनिटिव अनंत, ठीक है, अनंत इसमें तुम्हारा विषम परिमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर तीसरा का डी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। क्रमिक मतलब लगातार, ठीक है, हाँ, तो समझो फिर, क्रमिक यानी कि लगातार दो विषम संख्या लेना है। तो एक लेते हैं 5 और एक लेते हैं 7, ये क्या है विषम संख्या है, कोई दिक्कत। एक क्यों ले सकता है 13 और 15, ये भी क्या है विषम संख्या। कह रहा कि इसका जो एचसीएफ होगा मसा होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था जस्ट प्रश्नावली 1.1 में कि दो लगातार विषम संख्याओं का जो मसा होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। करके देख लो 5 और 7, ठीक है, 5 का कितना होगा 5 इंटू 1 और 7 इंटू 1, ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा तो 1 मिल रहा, ठीक है, एक क्या है तुम्हारा एचसीएफ हो गया, ठीक है, हाँ। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर चौथा का, क्वेश्चन नंबर चौथा का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और समझो फिर आगे, अगर दो चरों y और z में रैखिक समीकरण ay प्लस bz प्लस c रैखिक समीकरण है, ठीक है भाई। कह रहा कि कितने अधिकतम हल संभव है, इसका सोल्यूशन कितना हो सकता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर तीसरा में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटिव मिनी सोल्यूशन, यानी कि अनगिनत इन्फिनिटिव इसका सोल्यूशन होगा। छठा क्वेश्चन देखो, कह रहा संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, ठीक है। संगत समीकरण जो होता है इसका जो रेखाएं होती है, ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा, प्रतिच्छेद करेगा, समझो। अब आगे देखो फिर, अब अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन देख लो फिर, 7वां क्वेश्चन कह रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल्य कौन सा होगा, ठीक है। कि अगर यहाँ ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है, तुम्हारा 0 3 2 और बी सी यानी कि 3 और 2, कह रहा कि यहाँ पे कौन सी संख्या पे बैठाएंगे कि 0 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मूल्य याद करना है, रूट से याद करना है, ठीक। तो हमने पढ़ा था डायरेक्ट फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर स्प्लिटिंग मेथड गुणनखंड विधि के द्वारा, समझो। ए सी कैसे निकालते थे गुणनखंड विधि से, ए सी यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई बराबर 0, इस फॉर्म में है, द्विघात समीकरण के फॉर्म में है। ए सी को गुणा करते हैं, ए सी कितना है, ए एक्स स्क्वायर का बगल वाला होता है और सी हमारा कांस्टेंट होता है, यानी कि 6 है, ए इंटू सी 1 इंटू 6 और कितना 6, इसको तोड़ना है किस में, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में, और तोड़ो फिर 2 कितना बार 3 और 3 1, ठीक है। यानी कि इसको जोड़ना और घटाना है, ठीक है। जोड़ना घटाने पर तुम्हारा 5 आना चाहिए और गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर 6 आना चाहिए। 3 इंटू 2 6 हो गया, और 3 प्लस 2 जोड़ने पर या घटाने पर 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसको फिर बना दो, एक्स स्क्वायर माइनस हम 5 को लिख सकते हैं 2 प्लस 3 इंटू एक्स, समझो। फिर तुम्हारा प्लस 6 बराबर 0 है, ठीक है। आओ एक्स स्क्वायर में सॉल्व कर दो इसको, 2x प्लस 3x और प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस ना, हाँ अभी ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारा माइनस होगा, माइनस 3x और प्लस 6 बराबर 0, यहाँ माइनस नहीं है,
आओ तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से x निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस, यहाँ से x ले लिया बाहर तो 2, और यहाँ पे क्या लेंगे कि सेम टू सेम x माइनस 2 बचना चाहिए तो -3 लेंगे, -3, यहाँ पे x बचेगा, ठीक, माइनस ले लिया हमने यहाँ से तो प्लस से माइनस ले लिया तो माइनस बचेगा, ठीक है, और 3 दूना 6, 2 बराबर 0, तो x माइनस 2 एक हो गया, तुम्हारा ले लो कॉमन x माइनस 2, इसमें से कॉमन कितना बच गया x माइनस 3 बराबर 0, और तो x बराबर 2 हो गया और x बराबर 3 हो गया, ठीक है, x बराबर 2 और 3, यानी कि हमारा आंसर होगा 7वां का 2 और 3, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन तुम्हारा डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो है फेस किया है, आपने बनाया है, ठीक है। चलो और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है इसमें कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 202 है, ठीक। ऐसा 2 संख्या लेना है वही पॉजिटिव, ठीक है, वही लगातार लेना है तुम्हें, विषम संख्या, इसका वर्ग करने पर कितना आना चाहिए, वर्ग करने पर और जोड़ने पर 202 आना चाहिए, ठीक है। और तो अपन लेते हैं एक, ये तुम्हारा विषम संख्या है वो पॉजिटिव है, और 2 लगातार 3 और 5, 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि विषम संख्या नहीं है। विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड ना लगे, पूरा पूरी ना कटे, समझो। हाँ तो ऐसा कर सकते हैं ना, इसको मानते हैं अपन को नहीं पता, इसको जोड़ने पर वर्ग करने पर 202 आना चाहिए, ठीक है। और इसको करके देख लो, प्लस फिर स्क्वायर 3 3 9 और प्लस 5 5 25, 16 9 कितना हो गया 25 और 9 34, 34 हो गया, हम लाना चाहिए कितना 202 आना चाहिए, समझो। चाहो तो फिर ये तुम्हारा जो ऑप्शन है इसकी मदद से तुम सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है, समझो। तो लगातार विषम संख्या देखो तुम्हारा 15 17 लगातार है, 9 11 भी लगातार है, 11 13 सारा लगातार संख्या है, बट इसका वर्ग करने पर, ठीक है, जैसे तुम्हारा है 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, योग मतलब जोड़ करने पर 202 आना चाहिए। इन सब में से ऑप्शन कौन सा है बता दो। तो 9 का कितना 81 हो गया और प्लस 121 हो गया, ठीक है, सॉल्व कर दो इधर, तो हो गया तुम्हारा 2 8 और 2 11, 8 2 10 0 और 2 हो तो गया, यानी कि 9 और 11, ठीक है। 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर करेंगे और इसको योग करेंगे 202 होगा। तो इस क्वेश्चन का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा बी, समझो। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एपी नहीं है, ठीक है। एपी तो अपने पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, ठीक है। और फिर समझो कौन एपी में नहीं है, आपने ध्यान दिया होगा कि एपी में कौन होता है जिसका बीच का जो डिस्टेंस है, गैपिंग है, वो क्या होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बीच का डिस्टेंस जो है सबका सेम होना चाहिए, तब हम कह देंगे भैया क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है, एपी में है। और सबका चेक करना पड़ेगा, फिर कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सर्वांतर देख लेते हैं। तो 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, यानी कि ये तुम्हारा एपी में है। बट क्वेश्चन क्या करा कि एपी में कौन सा नहीं है वो बताना है, ठीक है। और तो 9 में से 1 गया तुम्हारा 8, ठीक है, 17 में से तुम्हारा 9 गया, ठीक है, 8, तुम्हारा 25 में से 17 गया 8, यानी कि ये भी तुम्हारा एपी में है। हमें एपी में नहीं है वो हमें खोजना है, ठीक। और फिर इसको चेक करते हैं अपन, -6 बीच में माइनस, फिर तुम्हारा -10 सॉल्व कर लो, -6 माइनस प्लस तुम्हारा 10, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 4, ठीक है। उसी तरह से -2 -6 सॉल्व कर लो इसको, तो -2 माइनस प्लस 6, इसका भी 4, ठीक है। और फिर तुम्हारा 2 फिर -2 माइनस प्लस, यानी सबका 4 आ रहा है, ठीक है। सबका बीच का डिस्टेंस जो है, बीच का गैपिंग जो है 4 आ रहा है, इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या है, एपी में है, सारा एपी में है, यानी कि इन चारों में से कोई भी है तो आंसर सही होगा। लास्ट बैच गया है, इसको चाहो तो चेक कर लो, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 4 गया इतना 5, देखो बीच का डिस्टेंस है सेम नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब सारा एपी में है, बीच का डिस्टेंस जो है, गैपिंग जो है इक्वल सबका बराबर है। और 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो तुम्हारा 10वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1, 4, 7, 10 फिर डॉट 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 28वां नंबर पर कौन सा संख्या आएगा, 50 आएगा, 45 आएगा, 82 आएगा या फिर 35 आएगा, तुमको बताना है। ठीक, कैसे बनाएंगे भाई? तो हमने सोचा कि इसको अपन क्या करते हैं कि ऐसा लिख देते हैं, किसका कितना गैपिंग है, तो 3 का, 7 में से 4 गया 3 है, 10 में से 7 गया 3, मतलब 3 का चल रहा है। तो 1, 4, 7 फिर 10 फिर लोगे 13, ठीक है, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, इस टाइप से जाओगे। ठीक है, ऐसा करने में बहुत अधिक समय लगेगा। अगर पूछा होता है 7वें नंबर पर कौन सा पद आएगा वो बता दो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पर कितना 19, 8 नंबर पर 22 आ रहा, लेकिन हमको 28वां नंबर पर कौन सा होगा वो बताना है। अपन क्या करेंगे, तो इसके लिए अपन फार्मूला से बनाएंगे। ठीक है, 28वां नंबर पर यानी कि n का वैल्यू कितना 28। ठीक, a का वैल्यू हमें क्या चाहिए, देखो फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझो, तो हमें an का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, जबकि n का वैल्यू कितना 28, a का वैल्यू कितना 1, भी तुम्हारा डी का यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 3 का। सॉल्व कर दो यहाँ पे पुट करके वैल्यू, तो a 28वां नंबर पर क्या होगा वो निकलेगा हमारा 1 प्लस n का वैल्यू 28 ना, 28 में से 1 गया 27 और इंटू डी का वैल्यू 3। सबके बीच का गैपिंग जो है सेम सेम है, सॉल्व कर लो। तो हमारा 1 प्लस 21 फिर तुम्हारा 2 3 2 6 और 6 2 8, यानी कि हमारा 82 होगा। ये 28वां जगह पे, इसके आगे जाएंगे ना हम लोग, अपन इसके आगे जाएंगे 25 के बाद तुम 3 जोड़ोगे 28, 28 के बाद 32, इस टाइप से। तो तुम्हारा 28वां नंबर पर क्या आएगा 82 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 16:81, मतलब कि इसको लिख सकते हैं अपन 16 और बटा 81। ठीक है, इतना क्षेत्रफल है। समरूप त्रिभुज किसको बोलते हैं? ठीक है, ये तुम्हारा समरूप है कि नहीं है, बोलो। समरूप नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि एक जैसा छोटा बड़ा हो सकता है त्रिभुज, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा हो सकता है, ये समरूप होगा, बट अलग अलग त्रिभुज समरूप नहीं होगा। ठीक है, तो करेंगे इसका जो एरिया है ना, एरिया जो है क्या है, एक का 16 है और इसका 81 है, तो इसका भुजा जो है, भुजाओं का अनुपात जो है कितना होगा वो बता दो। ठीक है, चैप्टर 6 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, तो देखो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होगा कितना होगा, भुजाओं का रेशियो 4:9 यानी कि 4:9 होगा। समझो, 4:9 देख लो, समझो। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और फिर आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 देखो, समचतुर्भुज के विकर्ण कितना कितना है, 12 है, 16 है, और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़ा 12 देखो क्या करा कि समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 और 16 सेंटीमीटर है, कर कि इनकी प्रत्येक भुजा बता दो कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा समचतुर्भुज किसको बोला जाता है। ठीक है, समझो, ध्यान दो। चतुर्भुज तो जानवे करते हो कि जिसका चार कोना होता है, 4 भुजा होता है, उसको चतुर्भुज बोलते हैं। अब देखो वर्ग से समचतुर्भुज बनता है। ठीक, वर्ग क्या होता है, वर्ग का 4 भुजा क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ए मानो 10 10 10 सबका 10। ठीक है, समचतुर्भुज कैसे बनेगा, तो एक कोना से दूसरा कोना, ठीक है, इसके सामने वाले कोना को कान पकड़ के खींच लो, जब खींचोगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, तिरछा सा। ठीक है, तिरछा सा, तो ये बन गया तुम्हारा समचतुर्भुज। ठीक है, तो इसका जो भुजा है, भुजा तो वही रहेगा। ठीक है, भुजा तो वही रहेगा, बट इसका जो विकर्ण है, डायगोनल है, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये तुम्हारा डायगोनल हो गया और ये तुम्हारा विकर्ण हो गया। विकर्ण किसको बोलते हैं, एक कोना से दूसरे कोना का जो लंबाई है, लेंथ, वही होता है विकर्ण। तो एक तुम्हारा है
12 सेंटीमीटर और एक तुम्हारा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनकी मदद से हम लोग के क्या निकालना है, साइड निकालना है, भुजा निकालना है। ठीक है, साइड का लेंथ कितना हो वो निकालना है। ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। आओ ध्यान दो, फिर ध्यान क्या देना है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर इसका विकर्ण का स्क्वायर करेंगे, का योग करेंगे, विकर्णों का स्क्वायर करके योग करेंगे आपस में, तो इसका जो साइड का स्क्वायर करके और योग करेंगे दोनों तरफ बराबर होता है। मतलब देखो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर है, इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर तुम्हारा सेम आएगा, और इधर सॉल्व करोगे तुम्हारा ये हुए भुजा, भुजा का स्क्वायर का सम, 4 भुजा है ना। ठीक है, और तो इधर सॉल्व कर लो 4a स्क्वायर वर्ग है ना, मतलब किस समय चतुर्भुज है, और इधर d1 का स्क्वायर और प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे डायगोनल तुम्हारा विकर्ण जो है दे रखा है, सॉल्व कर लो, इसके बराबर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर करोगे 144। ठीक है, और d2 तुम्हारा 16, तो 16 का स्क्वायर करोगे 256 और बराबर 4a स्क्वायर। समझो कितना हो गया, 6 4 10 0, 5 9 10, हाथ में 1 2 1 3 1 4। ठीक है, और इधर तुम्हारा 4a स्क्वायर, काट छट कर लो यहाँ पे, तो तुम्हारा 100 हो गया, 100 बराबर a स्क्वायर। a का मान निकल जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस इधर रूट में हो जाएगा ना, ये पट्टी रूट में हो जाएगा जब स्क्वायर हटेगा तो 10। ठीक है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो 1 बराबर 10, यानी भुजा कितना निकल गया 10। हाँ, तो आंसर हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये रहा वाई एक्सिस। यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे ना, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं या फिर मूल्य बोलते हैं या फिर निर्देशांक अक्ष बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 0 होता है ना, 0 0 होता है, यानी कि मूल ओरिजिन। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कह रहा है वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म में। ठीक है, और कह रहा है कि युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है वो बता दो। समझो क्वेश्चन को, हमारा एक्स एक्सिस ये हो गया, ठीक है, वाई एक्सिस ये हो गया। समझो, कह रहा है कि वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म दूरी है। ठीक है, तो वाई अक्ष ये रहा, वाई अक्ष से 8। ठीक है, वाई अक्ष से इधर भी ले लो या फिर इधर इधर इसी साइड भी ले सकते हो, तो 8 तुम दूरी चले, 8 यूनिट तुम चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से होता है, इधर पॉजिटिव में इधर नेगेटिव में। समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये रहा 8, करेक्ट चल गया। ठीक है, तो कह रहा कि एक्स अक्ष पर, यही एक्स अक्ष है, एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, मान लो इसको P। ठीक है, कह रहा कि P के निर्देशांक क्या होगा, 8 0, ये तो होगा, y तो मेरा 0 होगा। ठीक है, जब x का मान दे रखा है 8, तो y ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, जब y का वैल्यू 10 दे रखा है तो x बराबर 0। समझो, तो हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 का। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कर यदि cos a बराबर 3/5 हो, ठीक है, 3/5 है, तो sec a का मान क्या होगा, 4/3 होगा, या फिर 2/3 होगा, 5/3 होगा, या 5/4 होगा। ठीक है, अंदाजी ऑप्शन नहीं मारना है, गलत हो जाएगा। अब ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा आपने कि cos a बराबर तुम्हारा 3/5 है, याद करो, लाल कक्का, ठीक है, हिंदुस्तान हरा बड़ा बटा पाकिस्तान भूखा पड़ा, या फिर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये भी से याद कर सकते हो, सीबीएसई और हिंदी मीडियम हमने बताया था। तो लाल कक्का हिंदी वाला, लाल बट्टा के ए, ये साइन का होता है, ये कोस का, ये टेन का, तो साइन कोस, कोस यानी कि a/k। ठीक है, a/k। क्या पूछ रहा है कि सेक ए का मान पूछ रहा है ना, तो सेक ए, ठीक है, सेक ए बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होता है सेक ए साइन कोस्टेन कोसेक सेक, साइन कोस्टेन कोसेक सेक कॉट, सेक साइन कोस्टेन मतलब सही जाता है, फिर कोसेक सेक कॉट में उल्टा हो जाता है, यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण कितना है भाई साहब, कर्ण हमारा 5 है, और आधार कितना है 3 है, हो गया आंसर। या फिर सेक ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है, तो तुम्हारा सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos a।
ठीक है, इससे भी सोल्व कर सकते हो। 1/cos A की वैल्यू तुम्हारा 3/5 खेल दो ऊपर तो 5/3 हो जाएगा, समझो। तो 5/3 हमारा ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में तुम्हारा है कि sec A + tan A इंटू 1 - sin A बराबर क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। कैसे करोगे भाई, तो हमने देखा यहाँ पे कि साइन में है इधर, ठीक है, और तुम्हारा साइन सेक कॉस सेक में है। ऐसे करते हैं ना, सबसे पहले सबको तोड़ लेते हैं, ठीक है, साइन और कॉस में तोड़ लेते हैं, उसके बाद अपन सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो सेक ए बराबर क्या होता है, 1/cos होता है। तो 1/cos लिख दे, बताओ। तो 1/cos A प्लस tan A बराबर क्या होता है, साइन A cos A, ठीक है, कि साइन कॉस में चल रहे अपन, इंटू में है तुम्हारा 1 - sin A। बोलो, अब सॉल्व कर लोगे, एकदम सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या करेंगे अपन, 1 एलसीएम ले लो, cos A हो जाएगा, ठीक है, और तो 1 + sin A तुम्हारा ऊपर में हो जाएगा, ठीक है, cos से cos एक बार में एक, तो cos तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, नीचे में भागा लगाते हैं, 1 × sin A हो जाएगा, समझो। और जब समझ में नहीं आवे तो फिर आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। एक भी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कृपया करके क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है, प्लेलिस्ट में दे रखा है, वहाँ सारा वीडियो देख लो, ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आने लगेगा। और सॉल्व कर लो, देखो, या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर लो, या फिर क्या करो, A + B A - B, ठीक है, A + B A - B। फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, A + B इंटू A - B बराबर क्या होता है, A² - B², ठीक है, A + B A - B, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A और बट्टा में cos A। कोई दिक्कत है नहीं, सॉल्व कर दो इसको। कैसे सॉल्व करोगे, तो साइन स्क्वायर A बराबर कोई फार्मूला होता है, या फिर इसी को सॉल्व करो ना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। 1 - साइन स्क्वायर A बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर A, बटा में नीचे में cos A है। याद करो, क्या याद करो, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या किए हैं, cos स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा, 1, और इधर पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में, ठीक। कट छट कर लो यहाँ पे, तो cos A हमारा हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन बी, समझो। और 17 फिर देखते हैं। देखो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि cot A बराबर 1 है तो A का मान क्या होगा, ठीक है। ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा है आपने। तो cot में तुम्हें 1 का मान देखना है, ठीक है, तो किसका मान होता है, तो cot तुम्हारा 90 डिग्री का मान 1 होता है, पक्का, एकदम गलत, ठीक, किसका मान 1 होता है, तो cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तोतू की तरह जैसा बोलेंगे वैसा नहीं सुनना है, अपने से दिमाग लगाना है, ठीक है। cot 45 का मान 1, तो लिख लो cot A बराबर 1 किसका मान होता है, तो cot 45 का, cot से cot इधर कैंसिल हो गया, तो A बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन है कहीं, ये रहा तुम्हारा सी में, समझो। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करा, किसी त्रिभुज ABC के 2 भुजा दे रखा, कितना तुम्हारा ABC है ना, तो कोई सा भी त्रिभुज ले लो, ABC AB और ये रहा C। करा कि AB कितना है 7 सेंटीमीटर, BC कितना है भाई साहब 4 सेंटीमीटर, ठीक है। करा कि तीसरा भुजा कितना है वो बता दो, ये वाला भुजा पूछ रहा है, बता देते हैं, ये कौन सा बड़ी बात है। हाँ, हमने सोचा कि अगर सबका मतलब परिमाप दे रखा होता तो हम इजीली निकाल सकते थे, ठीक है। और पहला नियम तो वो हो गया कि अगर परिमाप दे रखा होता कि इसका जो परिमाप है, तीनों भुजा का परिमाप तो 30 है 32 है जो भी है, तो हम अपन माइनस करके निकाल सकते थे। दूसरा, अगर यहाँ पे कोण दे रखा होता कि यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो साइन और कोसाइन का मदद से हम निकाल सकते थे, साइन फार्मूला कोसाइन फार्मूला की मदद से हम अपन ये निकाल सकते थे। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है,
और ऑप्शन में 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ए और बी दोनों। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे? देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा कि जो दो भुजा होता है ना, मतलब एक 4 है एक 7 है, तो ये भुजा जो होगा यानी कि 4 मतलब कि 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, मतलब कि 7 4 11, 11 के अंदर ही होगा। ठीक है, और 3 से बड़ी होगा, मतलब 4 से बड़ी होगा। ठीक है, और तो इसमें से तुम्हारा 6 भी होगा, 8 भी होगा, 12 नहीं होगा। ठीक, यानी कि ए और बी दोनों होगा। ठीक है, 6 और 8, 7 4 11 जोड़ लो, यानी कि 4 तुम्हारा 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 9 10 11 तक होगा। इन सब में से कोई सा भी यहाँ भुजा हो सकता है। ऑप्शन में तुम्हारा 6 और 8 दोनों है, ऑप्शन डी। 22 देखो, एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? ठीक, तुम्हारा पासा में कितना संख्या होता है? ध्यान में है? ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है? ये तुम्हारा पासा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, कह रहा कि सम संख्या कौन सा होता है? जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड लग जाए। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितना है? तो मेरा 6 है। और सम संख्या कितना है? 1 2 3, यानी कि 3, 1/2 ना। 1/2 कहीं पर है, ये तो मेरा राइट आंसर हो गया। अगर कहा होता कि विषम संख्या तो 1 3 5 लेते, फिर इसका भी आधा ही आता, 1/2 ही आता। कहा होता कि 4 आने की क्या प्रायिकता है, तो फिर कितना क्या करते हैं हम लोग? नीचे में 6, 4 हमारा 1 ही है ना, 1/6। समझो? समझ में आयो तो फिर आगे चलो। देखो तुम्हारा 23वां क्वेश्चन क्या है? करके निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होगा? ठीक है, एक निश्चित मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे करेगा, तो इसका प्रायिकता जो होता है, संभावना जो होता है आने का, 1 होता है। ध्यान रखना। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि एक निश्चित घटना जब होबे करेगा, कुछ ना कुछ ऐसे करेगा, तो उसका जो संभावना प्रायिकता होता है जो है 1 होता है। ठीक, और 24 देख लो है कि एक पासा को उछाला जाता है। ठीक है, उछाल देते हैं। 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता क्या है? एक पासा है ना, अगर यहाँ पूछा होता कि कॉइन सिक्का, तो हमारा हेड और टेल होता है कॉइन में। ठीक, बट यहाँ पे पासा यानी कि लूडो का पासा, तो 1 2 3 4 5 और 6 तक होता है ना। तरह के 3 का गुणक, यहाँ पे 3 का गुणक यानी कि 3 × 1 3 × 2। ठीक है, 3 × तो मैं 3 3 × 3 3 × 4 देख लो। यहाँ पे 3 का गुणक कौन सा है? 3 × 1 है, ये भी हो गया। ठीक है, ये तो नहीं होगा। 3 × 2 6। ठीक है, कोई दिक्कत? तो टोटल आउटकम्स लिख लो नीचे, 6 और 1 और 2 काट छाट कर लो, 1/3। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। समझ रहे हो? अगर पूछा होता कि 2 का गुणांक, तो फिर 2 4 6 होता। ठीक है, 2 × 1 2 × 2 2 × 3 6। समझो? और देखो आगे फिर कह रहा कि यदि x + 3 3x और 4x + 2 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? समझो, समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? एपी में पढ़ा होगा आपने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कि बीच का जो डिस्टेंस होता है, समांतर होता है, वो सेम होता है। तो x + 3 और एक है तुम्हारा 3x और एक तुम्हारा है 4x + 2। ठीक, कर कि x का मान यहाँ पे क्या बैठाएंगे कि तुम्हारा जो है एपी जो है, बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, चाहो तो ऑप्शन की मदद से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। एक बार 1 लो, एक बार 5 ले, एक बार 3, एक बार 4 ले को सॉल्व कर सकते हो। अगर ज़्यादा क्या करो, 1 लो। बार तो 1 + 3 कितना हो गया? 4 हो गया। फिर 3 × 1 3 हो गया। फिर तुम 1 है पे 4 2 6, 4 × 1 4 + 2 4 2 6। अब बीच का डिस्टेंस सेम है, देखो तो 3 में से 4 गया तुम्हारा -1, फिर 6 में से 3 गया 3, सेम तो नहीं है, ये नहीं होगा। इसको 5 बैठा के देख लो एक बार फिर। समझो, तो 5 3 8 8 × 5 8 3 का 24,
फिर 5 का 20, 20 से 2 22, यही ना। 5 बैठा रहे हैं ना, तो 5 है 3 8, ठीक है। तो मेरा 5 दिया 15 ना जी। देखो भारी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, अब सॉल्व कर लो यहाँ पे। हाँ 7, यहाँ पर भी 7 है, ठीक है, यानी कि सेम सेम है, हमारा राइट आंसर होगा बी। और 26वां क्वेश्चन देख लो फिर। देखो करे यदि 5 6 8 9 कॉमा एक्स तथा 13 का माध्य जो है 10 है, ठीक है। तो कह रहा कि एक्स का मान क्या है वो बता दो हमको, ठीक है। माध्य यानी कि औसत, पढ़ा है आपने, ठीक है। नहीं पढ़ा तो फिर जाके पढ़ लो भाई, प्ले लिस्ट से मेरा चैनल में दे रखा है, वहाँ से। तो कह रहा एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या बैठाएंगे कि माध्य हमारा 10 होगा। समझो कैसे निकालेंगे भाई, याद करो कि मान लो 1 2 3 दिया है और इसका माध्य निकालना है, तो कैसे निकाल देते हैं हम लोग, एक्स का बार। तो कितना है टोटल, 1 2 3 3, सबके ऊपर जोड़ते थे, 3 2 5 5 और 1 6, 3 2 नहीं 6, यानी कि माध्य कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब एवरेज, एवरेज सबका 2 2, यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ पे 2 है ही ऑलरेडी, यहाँ पर 2 ऊपर जोड़ो, 3 2 5 और 1 6, 2 4 6 6 आ गया, तो वही निकला तुम्हारा क्या, माध्य। उसी तरह से सब में 10 10 आना चाहिए, यहाँ पर दे दो 10, 5 इसमें जोड़ दो, 4 इसमें जोड़ दो, 2 इसमें जोड़ दो, 1 इसमें जोड़ दो और इसमें से घटा लो कुछ, ठीक है। तो 10 आना चाहिए, यहाँ पे एक्स का मान क्या बैठाएंगे कि 10 होगा, सबका एवरेज जो निकलेगा वो 10 निकलेगा। समझो। हाँ कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे कि बनाया करते थे। तो माध्य निकालना है एक्स का बार ऊपर, यानी कि 5 प्लस से 6 प्लस से 8 प्लस से 9 प्लस से एक्स प्लस से तुम्हारा 13, माध्य कितना दे रखा है यहाँ पे 10। सोल्व कर लो यहाँ पे में टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 ना, 4 छुट्टी चला गया था। सॉल्व कर लो, तो 10 छक तुम्हारा 60 और इधर 41 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 60 और ये पट्टी हो जाएगा बराबर का माइनस में, तो 10 में से गया 9 और 9 यहाँ पे है, ठीक है। एंड को 19 आएगा। 27 में देख लो, करे कि 2 6 4 2 5 0 2 1 2 3 2 का बहुलक, बहुलक क्या होगा, बहुलक मतलब इंग्लिश में कहा जाता है मोड, जो बार बार बहुत बार आता है। बहुलक, बहुलक मतलब जो बहुत बार इस डाटा में जो भी अंक है वो आता है, आया है, उसको बोलते हैं बहुलक, ठीक। तो बहुत बार कौन सा आया है भाई, तो तुम्हारा 2 2 2 2 2 यानी कि 2 होगा, ठीक है। अगर 3 3 3 3 रहता तो बेहतरीन आंसर होता हमारा, ठीक। याद रखना बहुत बार, बहुलक बहुत बार मतलब कि आया हो संख्या, उसी को बोलते हैं बहुलक, ठीक। अब देखो फिर आगे, फिर तुम्हारा कि माध्य का ज्ञात करें, 8 7 15 12 15 10 9 11 13 14 का माध्य का, माध्य का मतलब इंग्लिश में कहा जाता है मीडियन, ठीक है। मीन मीडियन मोड, मीडियन मतलब कि मीडियम बीच वाला, ठीक है, बीच वाला इसमें निकालना है। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले जो भी हमारा डाटा आंकड़ा दे रखा है उसको बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। उसके बाद अपन फटाक सा निकालेंगे मीडियन यानी कि माध्य का। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है 7, फिर 8, फिर तुम्हारा 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर तुम्हारा 13 और 14 और लास्ट तुम्हारा है 15, ठीक। ये रहा 15। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करके मध्य का बीच वाला तुम्हें डाटा बताना है। कैसे बताएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है यहाँ पे, तो 4 4 कर लेते हैं और जो बीच में बचा वही होगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, इधर से 4, फिर पीछे से 4 ले लो, 1 2 3 4, ये भी 4, ठीक है। बीच में बचा क्या 11, यानी कि मीडियन यानी माध्य का 11 होगा, ठीक है। अगर मान लो होता है यहाँ पे एक और संख्या 16, तो कैसे होता भाई, तो फिर कितना कितना कर लेते हैं तुम, 9 के ना 10,
10 यानी कि 4 लेना होता, 4 इधर और बच गया 11 और 12 में से ही तुम्हारा क्या होता, मीडियन होता, मध्य का होता है। ठीक है, 11 और 12 के बीच में। अब देखो 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों की मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा। ठीक है, देखो समझना इसको थोड़ा सा है, क्वेश्चन इसमें जान लग रहा है। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि ये तुम्हारा गोलू है, मतलब गोल है और एक कहीं पॉइंट है यहाँ पे, तो ये मतलब टेंजेंट, मतलब कि उससे वृत्त को छू करके निकल जाना है। ठीक है, उसको बोलते हैं टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। तो कह रहा कि दो वृत्त हैं। ठीक है, दो वृत्त है भाई। हाँ, तो दो वृत्त हम ले लेते हैं, एक ये और एक ये। कह रहा कि इसका जो वृत्तों का केंद्र के मध्य दूरी, ये तुम्हारा केंद्र हो गया। ठीक है, कह रहा इसका जो मध्य दूरी त्रिज्याओं के योग से अधिक है, त्रिज्याओं से योग के अधिक है, मतलब जो इतना मान लो 5 है और यहाँ मान लो 10 है। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है ना वो इनसे बड़ा है, इन दोनों त्रिज्याओं को योग करने पर बड़ा हो जा रहा है। मतलब तो कह रहा कि यहाँ पे कितना टेंजेंट बनेगा। ठीक है, वो बता दो इन दोनों में। तो दोनों को टच कराना है, तो टच करा देते हैं। एक बन गया, इधर से तुम्हारा 2 बन गया, फिर तुम्हारा यहाँ से इसमें टच करा दो 3 बन गया, और इसमें एक यहाँ पे टच करा दो 4 बन गया। ठीक है, दोनों में टच कराना है तुम्हें। ठीक, तो कितना बन गया, 4 बन गया, समझो। और लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात जो है 64 और 27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा वो बता दो। ठीक है, देखो गोला, गोला आपने पढ़ा होगा, गोले का आयतन दे रखा है इतना अनुपात में है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा वो बता दो। ठीक है, 64 और बट्टा में 27, समझो। तो यानी कि गोले का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका भी 4/3 पाई आर स्क्वायर। इसका जो है बड़े वाला का बड़ा है ना यहाँ पे आयतन, इसका 64 है और इसका तुम्हारा 27 है। तो कह रहा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना है भाई। क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का गोले का, तो वो होता है तुम्हारा 4। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला गोले का होता है तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दोनों में आर की वैल्यू चाहिए। दो गोला है ना, दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि जो इसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो अलग अलग है, तो इसका रेडियस भी, त्रिज्या भी अलग अलग होगा। ठीक, तो 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों गोला है, दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम सेम होगा। ठीक, सेम सेम सिर्फ फार्मूला होगा, आंसर अलग अलग आएगा, समझो। तो आर का वैल्यू हमें कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। ठीक है, और 4/3 दोनों तरफ है। ठीक, 5 दोनों तरफ है। आर क्यू, इधर आर क्यू और बटा में आर, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। एक का 64 है और एक का है 27। ठीक, इसको भेज दो ऊपर दोनों को, यानी कि R1/R2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, 64/27। तो R1/R2 बराबर रूट क्यूब, यहाँ पे 64 और बटा में रूट क्यूब यहाँ पे 27। ये किसका होता है बोलो, 4 का, और ये किसका होता है 3 का। ठीक, यानी कि त्रिज्या निकल गया हमारा 4 और 3। यहाँ पे सोल्व करा दो, 4 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर यानी कि हमारा 4 चौका 16 और एक तुम्हारा आया 3 3 दिया 9 स्क्वायर है ना यहाँ पे, इसी कारण 16/9, 16 यहाँ पे। ठीक, सो हमारा 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। आज का क्लास यहीं तक, आगे का क्लास जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा देखने को। सो फटाफट आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि मॉडल पेपर क्वेश्चन तैयार हो चुका है। जल्द ही 1-2 महीना में बचा है, फिर फाइनल एग्जाम होगा।